हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी टेट की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी तक आपको अभिषेक सर द्वारा 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो करवा दिया गया है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 15 अक्टूबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके एसएसटी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यू टू सम रीजंस अभिषेक सर आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो आज का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आगे से आपको अभिषेक सर द्वारा ही एसएसटी के वीडियो देखने को मिलेंगे, तो पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये तो आपको पता ही होगा कि यूपी टेट में जिनका एसएसटी होता है उनका, और ये एक वैकल्पिक है, और हिंदी, इंग्लिश या फिर आप कहें साइंस, मैथ, ये वैकल्पिक होता है। तो साइंस और मैथ के भी कुछ क्लासेस मेरे द्वारा कराए गए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। भिलाई इस्पात यानी भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में यानी 1955 में पूर्व सोवियत संघ, जिसे आप यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर यानी रसिया के सहयोग से हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात कारखाने, भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में है, इसके अलावा राउरकेला अगर आपसे पूछ लिया जाए जो उड़ीसा में है, बोकारो जो झारखंड में स्थित है, दुर्गापुर इस्पात जो पश्चिम बंगाल में है, ये सभी इस्पात कारखाने जो हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत बनाया गया था। इसके अलावा जो है इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, इस्पात कारखाना तमिलनाडु, ये सब भी इसी के अंतर्गत बनाया जाने वाला कारखाना था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे आपसे भिलाई पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि राउरकेला कहाँ है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ है? बोकारो झारखंड। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें भी जो है याद करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सेलों में कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? औषधि सेल पूछा है, स्लेट, संगमरमर, सेल या ग्रेनाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। सेल जो है ये औषधि चट्टानों का एक उदाहरण है। औषधि चट्टान क्या होते हैं? तो औषधि चट्टान होते हैं जो प्राचीन चट्टानों के टुकड़े से निर्मित होते हैं, जो के अवशेष, खनिज पदार्थ और अन्य वस्तुओं के अवसाद से बने हुए चट्टान को ही औषधि चट्टान कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे सेल, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सब सिगमेंटेसरी रॉक यानी कि औषधि चट्टान के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है? यानी जो पुच्छल तारा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे 4 स्टार होते हैं और फिर यहाँ से एक ऐसे 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 से होता है। पूछा जा रहा है इसकी जो पूंछ होती है ये वाली, ये किस दिशा में होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर, यानी कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे पुच्छल तारा है, तो इसका पूंछ ऐसे ना जाके बल्कि ऐसे ऐसे होगा, सूर्य से दूरी की ओर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समपनति, अतिलंब घाटी, हॉगबैग या ग्रावेन। कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रावेन। ग्रावेन ये भ्रंश से संबंधित है। बात करें भ्रंश क्या होती है, तो जब 2 समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है, 2 समानांतर भ्रंश हैं, इनका जो ये मध्यवर्ती भाग है ये नीचे धंस जाता है, तो एक घाटी का निर्माण होता है। इसी को द्रोणी या भ्रंश कहा जाता है और जर्मन भाषा में इसे ग्रावेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आटाकामा, अरविया, गोवी या कालाहारी। कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ये प्रेजेंट कहाँ है, तो ये वर्तमान चाइना में प्रेजेंट है। और ये जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ना होकर के ठंडे मरुस्थल की श्रेणी में आता है। यानी गोबी जो है वो दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यह चीन के कब्जे में तिब्बत और मंगोलिया में स्थित है। जो चीन के कब्जे वाला तिब्बत है वहाँ पर ये स्थित है। दुनिया का जो 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और गोबी जो है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यानी 5th नंबर पे है, और एशिया का विशालतम रेगिस्तान भी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है। तापक्रम विलोमता, 4 ऑप्शन आपके सामने। बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तापक्रम विलोमता का क्या मतलब होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम ही तापक्रम विलोमता कहलाता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसे जो है तापक्रम विलोमता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद परियोजना से कौन सा संबंधित है, गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत या गोविंद सागर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है, और इस परियोजना से जो संबंधित है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की सोन प्रसिद्ध घाटी में सहायक नदी रिहंद पर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील है बनाई गई है जो, ठीक है। और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यही है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये किस नदी पर है, रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना में बनाया गया है। और ये कृत्रिम झील है, और ये कहाँ पर है, तो सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर है, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसे रेणु सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर का अदर नेम क्या है, तो इसे रेणु सागर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सिप किला प्रसिद्ध दर्रा कहाँ पर है। दर्रा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जा रहा है सिप किला कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। सिप किला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे और देख लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ही सिप किला है, रोहतांग है, बाड़ा लाचा है, ये सब कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से दर्रे हैं, तो काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला, ये सब कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। उत्तराखंड में माना, नीति, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। सिक्किम कहाँ का है, सिक्किम में कौन सा है, तो नाथुला, जैपला, ये सब कहाँ का है, सिक्किम का है। तो कोई भी दर्रा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं, उसके जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान से देखते हुए चलिए, और जो इंपॉर्टेंट लगे उसे एक अलग कॉपी पेन लेके नोट करते हुए भी चलिए। जैसे ये इसको आप स्टार मार्क कर लिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पेडागॉजी से है। पूछा जा रहा है अगर कोई अध्यापक है सामाजिक अध्ययन का, उसे जो है सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के अलावा और किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधि का, शिक्षण तकनीक का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण विधियों का। पढ़ाने का जो तरीका है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है हर अध्यापक के लिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है। अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें से आपको क्या चाहिए, कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो आप सभी, आई होप इसका जवाब आप सभी को पता होगा, मानचित्र,
मैप जिसे कहा जाता है ज्योग्राफी की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना मैप के आगे बढ़ना, अगर हम मैप के माध्यम से विज्ञान को भूगोल को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, तो हम कौन सी जगह, कौन सा लोकेशन कहाँ पे है बहुत अच्छी तरह से, कौन सा पठार कहाँ पे है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, नदियाँ कहाँ पे है, महासागर कहाँ से, राज्य कौन सा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। और मैप जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक भौतिक मानचित्र और दूसरा राजनैतिक मानचित्र। दोनों में अंतर क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भौतिक मानचित्र जो होता है इसमें पृथ्वी की आकृति बताई जाती है, यानी पर्वत, पठार, दर्रे, मैदान, नदियाँ, इन सब कहाँ पे हैं इनको दर्शाया जाता है। और जो राजनैतिक मानचित्र होता है इसमें जो है राज्य, नगर, गांव और विश्व के अलग अलग स्थानों को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो भूगोल पढ़ने के लिए मैप होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग ए, भाग 2, भाग 3 या 4? तो हम सभी को पता है हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो भाग 3 से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कौन सा अनुच्छेद, तो भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है और इसमें अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, जब मौलिक अधिकार बना था तो इसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन एक बार 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसमें जो है संपत्ति का आधार संपत्ति का जो अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट 7 में दिया हुआ था, इसको हटाकर 300 के अंतर्गत कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। जब बना था तो कितना था? 7 था। ये 7 से 6 कब हुए? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये 7 से घटकर 6 हो गए। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटाकर कहाँ कर दिया गया? तो 300 में कर दिया गया। ओके, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जो मेरी तरफ से पूछा जा रहा है वो ये है, भाग 4, भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है, किसके बारे में भाग 4 बताता है? जिस तरह संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार बताता है, उसी तरह भाग 4 किस चीज़ के बारे में बताता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? 42वां, 44वां, 73 या फिर 86वां? तो 86वां संविधान संशोधन, ये आप सभी को पता है, एजुकेशन से रिलेटेड था। इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए, लेकिन इसका सही जवाब 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और ये हुआ कब? ये 1992 में यानी 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी है, राज्य के रीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भाग 4, इसमें जो है अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित था और इसका जो संशोधन है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। ठीक है, तथा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायतों को जोड़ा गया। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, लंदन, द हेग या पेरिस? तो सही जवाब हो जाएगा द हेग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द हेग जो नीदरलैंड में स्थित है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 3 अप्रैल 1946 को इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, आपराधिक कानून, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची क्या है? एक ऐसी सूची जिसपे राज्य और केंद्र दोनों ही अपने अपने कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉरेन मैनेजमेंट से कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 या आर्टिकल 51। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसका जो अनुच्छेद 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखना, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये सब संबंधित है, जिसमें विदेश नीति भी शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1952, 1955, 1957 या 1960? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? तो 1951 से 1956 तक चली, 5 सालों तक चली थी। और इसी के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर, जिसे अहिंसा दिवस के रूप में या महात्मा गांधी की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन किसी और की भी जयंती पड़ती है। अगर आपको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा किसकी जयंती पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी दिन पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया? शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह मामले में, गोलकनाथ मामले में या फिर केशवानंद भारती के मामले में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती के मामले में। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई, किंतु संविधान की उन व्यवस्थाओं संशोधित या समाप्त या कम नहीं किया जा सका जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था उसमें दी गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित करने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 213? फ्रेंड्स, आप लोग से अनुरोध है, अगर आप लोग को हमारा वीडियो, हमारा एफर्ट, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने सभी साथी, सभी सहयोगियों तक वीडियो शेयर करिए। मुझे पता है कि यूपी टेट के पेपर देने वाले हमारे लाखों विद्यार्थी हैं, लेकिन ये चैनल उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ ये नॉलेज कॉर्नर परिवार आपकी अपनी फैमिली है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आप लोग भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो बताता है कि 60 से 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के अपूर्ण सहयोग से हम लोग जो है, अथक सहयोग, अथक प्रयास से हम लोग जो है 6500 सब्सक्राइबर पहुँचने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो जब तक आप लोगों तक पहुँचेगा तब तक हम 6500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो लाने तक। देखते हैं आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम तो अपनी मेहनत कंटिन्यू बनाए रखे हैं, आप क्या करते हैं, आप कितना सहयोग करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि नेक्स्ट वीडियो लाने तक 6500 सब्सक्राइबर जरूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित करने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 213? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 213। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 200। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 उपबंध करता है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पर वह अपनी सहमति दे सकेगा या उसे स्वीकृत कर सकता है। वह विधेयक पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देता है। अगर पूछा जाए राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन देता है, तो आर्टिकल 213 जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य हैं राज्य के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। पूछा जा रहा है निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। इनके सभी सदस्य जो है ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, वो निर्वाचक मंडल जो भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट हमें अच्छा लगा, अगर आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ आपके आंसर को जरूर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? यानी कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या जापान? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया रीजनल एसोसिएटिव। एक मिनट, अगर इसे आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे SAARC। हिंदी में तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ से भी आपसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, और इसके जो सदस्य हैं उसमें टोटल 8 सदस्य हैं, 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सभी शामिल हैं। आप सभी को अगर भारत का मैप याद होगा तो कुछ इस तरह से भारत का मैप है। इसके चारों तरफ जो लोग स्थित हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा एक तो भारत है ही, इसका सदस्य भारत है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित आपका जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान है। इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा भूटान है, भूटान के अलावा मालदीव है, मालदीव के अलावा नेपाल है, और इसके अलावा श्रीलंका। जितने भी भारत से सीमा साझा करते हैं वो देश यहाँ पर शामिल हैं दक्षेस में, यानी सार्क में। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान इसका जो है सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, डॉक्टर मोतीचंद्र या WC आचार्य? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद के कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे राजस्थानी चित्रकला भी कहा जाता है। अगला, एक मिनट यार, क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध है, लोक कला का संबंध किससे है? क्षेत्रीय कला, चित्रकला, आधुनिक कला या प्राग ऐतिहासिक कला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय कला। लोक कला का जो संबंध है वो किससे है? क्षेत्रीय कला से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, वर्ग से बनी डिजाइन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को ज्यामितीय डिजाइन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें त्रिभुज, जिसे ट्रायंगल, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, घन, ये सभी ज्यामितीय आकृतियां शामिल होती हैं। अगला, एपड़ का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के शुभ अवसरों पर एक रंगोली बनाई जाती है, एक चित्रकला बनाई जाती है, जिसे एपड़ कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लीपना। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश वाले जो हैं, हम लोग जब लीपते हैं घरों को मिट्टी से, गोबर से, जब कुछ शुभ काम करने जाते हैं तो उसे लीपना कहते हैं। उसी तरह उत्तराखंड में इसे एपड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी जाती है। कितनी? 22 मानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 12 स्वर होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला,
चार ताल का प्रयोग किस गायिका के साथ किया गया? धामर, तराना, धूम्रपद या ख्याल? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुपद। ध्रुपद के द्वारा तार चाल का प्रयोग किया गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्रुपद जो है एक गंभीर प्राकृतिक गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम लोग संगीत के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? एसएसटी में ये भी पूछा जाता है क्या? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? कौन सा तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा या फिर अहमद जान थिरकवा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामदास शर्मा। रामदास शर्मा ये तबला वादक नहीं है। भारत में बहुत सारे तबला वादक हैं जिनमें से पंडित किशन महाराज, अहमद खान थिरकवा, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह राखा खां, कड़े महाराज, अनोखे लाल, गुदई महाराज, ये सभी हैं। अगर पूछा जाए रामदास शर्मा अगर ये तबला वादक नहीं है तो क्या है? तो ये भजन गायक हैं। क्या है? भजन गायक हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता या मद्रास? सॉरी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है वो दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। कब हुआ? 1938 में। अगला क्वेश्चन, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, या किस विचारक ने प्रस्तुत किया? राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो या रूसो? सही जवाब ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म उत्सव 12 जनवरी मनाया जाता है, आप उसे किस रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में। इन्होंने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी को पता है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि या महर्षि देवदत्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि को कौन नहीं जानता योग के बारे में? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का या जई? जीन किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का। मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और मक्का जो है ये खरीफ, रबी या जायद यानी कि तीनों ही ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की होती है? गिर, जर्सी, सिंधी या थार पारकर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थार पारकर। टोटल गायों की जितनी भी नस्लें हैं उसमें से 27 नस्लों को मान्यता प्राप्त है, जिसका जो आधार होता है इनके उपयोग के आधार पर गायों के दुधारू, भारवाही, दुकाजी 3 वर्गों में बांटा गया। इनके उपयोग के आधार पर कितने? 3 वर्गों में। कौन कौन से? दुधारू गाय, भारवाही गाय, अरे यार क्या हो रहा है, और दुकाजी गाय। ठीक है, गायों की नस्लों को कार्यशील बछड़े एवं दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती हैं, उन्हें दुकाजी कहा जाता है, यानी जिसका डबल काम किया जा सके, एक बछड़े के लिए और दूसरा जो है दुग्ध उत्पादन के लिए। पहले जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता था तो आप सभी को पता है कि बैल से ही गाय खेती की जाती थी, तो उसके लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए जब गाय को पाला जाता है तो उसे दुकाजी कहा जाता है, जिससे 2 कार्य हो सके। और सिर्फ दूध के लिए पाला जाता है तो उसे दुधारू कहा जाता है, और सिर्फ कार्य के लिए पाला जाता है तो उसे भारवाही कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? 9, 12, 15 या 22? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 15। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बीज की संतति है। केंद्रीय बीज की संतति कौन सी है? तो प्रजनक बीज है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रजनक बीज। अगला, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्था लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्था लखनऊ, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सबको भी याद कर लीजिएगा। अगला, मार्मलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? केला, जामुन, माल्टा या बेल? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माल्टा। मार्मलैंड ये नींबू वंशी यानी सिट्रस फल, जैसे ऑरेंज, नींबू ये सब हो गया, इससे पैक्टिन और एसिड से बनता है माल्टा। ठीक है, इसका निर्मल जल, जलीय रस या गूदे को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर संतरा या माल्टा के छोटे एवं पतले तैयार किए जाते हैं।
तैयार किए हुए छिलके मिलाकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है क्या? माल्टा। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, मैसूर या लखनऊ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में स्थित है। दिल्ली में क्या है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्था दिल्ली में है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी देखा कि औषधि और सुगंधित पौधों जो हैं वो लखनऊ में है। इसके अलावा विश्व अनुसंधान संस्था ये भी लखनऊ में है। ठीक है, CSIR का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। अगला, बीरबल सहनी लखनऊ में है। ठीक है, अगला, जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? शर्करा, पैक्टिन, सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शर्करा। जेली बनाने के लिए शर्करा का यूज, जिसे शुगर कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, केसर किससे प्राप्त किया जाता है? कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्तिका से या बाह्य दल पुंज से? तो कली से लवंग प्राप्त किया जाता है, तेज पत्ता से पत्ती से प्राप्त किया जाता है तेज पत्ता, पुष्पवर्तिका से जो है केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं, यानी कितने रिब्स पाए जाते हैं? 22, 26, 24 या 28? अगर पेयर्स में पूछ लिया जाए तो 12 पेयर पाए जाते हैं और टोटल 24 होते हैं, जिसमें 2 पेयर जो होते हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, यानी तैरते हुए रहते हैं, और बाकी 10 पेयर जो होते हैं ये अटैच रहते हैं। किससे? हमारे सीने में पाए जाने वाले स्टर्नम नामक संरचना से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, TAV का टीका किस रोग से बचाव के लिए है? TAV, तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार या काली खांसी? तो तपेदिक, डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए लगता है BCG। क्या लगता है? BCG। TAV लगता है मियादी बुखार के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? आई होप इसका जवाब आप सभी को पता होगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब से मोदी जी आए हैं इस दिन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सभी को पता हो गया होगा। सबसे पहले 2014 में इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून को मनाने के लिए मतलब घोषणा की गई। तब से ये जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में भी 21 जून को मनाया जाता है और योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी या नायलॉन? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेशमी। रेशमी वस्त्रों में गोंद के कलफ का यूज किया जाता है। कलफ क्या होता है? आप लोग अगर थोड़ा सा जब आप लोग नहीं, लेकिन आप लोग ने अपनी बहनों को देखा होगा कि जब वो स्कूल जाती रही होंगी तो वो उनके दुपट्टे जो है जो सॉफ्ट रहते हैं उसको कलफ करके जो है थोड़ा हार्ड कर लेती हैं। उसमें क्या होता है ना, उससे जो है चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, कपड़ा जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है, प्रेस करने पे एक फोल्डिंग बन जाती है। तो रेशमी वस्त्रों में गोंद का कलफ यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वाल्मीकि को कौन नहीं जानता? प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना किए थे। और सुखदेव जो हैं ये भगवत पुराण के रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो बौद्ध संगीति से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बौद्ध संगीति टोटल 4 बार हुई थी। कितनी बार हुई थी? 4 बार हुई थी। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे सेकंड वाला पूछा है, हम लोग एक बार पूरा ही देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुई थी। राजगीर, जिसे वर्तमान में राजगिरी के नाम से जाना जाता है, पहले राजगीर कहा कहलाता था। दूसरी बौद्ध संगति जो है कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरी पूछा है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तीसरी अशोक के द्वारा कराया गया था, मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और चौथी जो है ये 78 AD में कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडलवन में कराया गया था। बौद्ध संगति टोटल कितनी बार हुई? 4 बार हुई थी। पहली राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर कुंडलवन। किसके किसके द्वारा? पहली अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। अकबर ने एक इबादत खाना बनवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में करवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। क्यों करवाया था? तो इसने बनाया था कि जिससे दार्शनिक और जो धर्मशास्त्री हैं, जो धर्मों पर तर्क वितर्क करते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो यहाँ पर आके अपनी बात रख सकें। कहाँ पे करवाया था? फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना पहले तो ये बताइए किसके द्वारा करवाया गया। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में करवाया गया था। कहाँ पे? बम्बई में करवाया गया था। अगर पूछा जाए वर्तमान में आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, सूरसेन। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो काकोरी कांड जो है, जिसे अब काकोरी कांड ना नाम दे के काकोरी रिफॉर्मर्स नाम दिया जाता है, जो लखनऊ के पास स्थित, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास स्थित एक जगह काकोरी नामक ट्रेन मतलब एक जगह है जहाँ पर जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने एक ट्रेन को लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड नाम दिया गया था। अगर पूछा जाए उस ट्रेन का नाम क्या था, तो 8 डाउन ट्रेन था, और यहाँ से जो है सरकारी खजाने को लूट कर जो है वो आंदोलन के लिए उसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो शामिल थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, ये सब शामिल थे। जो शामिल नहीं थे वो थे सूरसेन। सूरसेन शामिल नहीं थे, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा संबंधित नहीं है। सूरसेन कौन थे? तो सूरसेन इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे। पूछ लिया जाए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन है, तो सूरसेन है। ये काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, और ये हुआ कब था? तो 1925 में ये हादसा हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है। अगला, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो हम सभी को पता है अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग था कौन? तो ये एक चीनी यात्री था, और ये जो है नालंदा में विद्या अध्ययन करने के लिए आया था, विद्या में पढ़ने के लिए आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन की जो जीवनी है उसे भी ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? कलंदर की उपाधि किसने धारण की? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो इसने जो है कलंदर की उपाधि धारण की थी। बल्कि इसने धारण नहीं की थी, ये जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो इसने जो काबुल के निवासी थे उनको चांदी का सिक्का दान किया था, जिससे इसे जो है कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी वहाँ के जनता के द्वारा। ठीक है। बाबर अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़ा था। पहला कौन सा था? पानीपत। जैसे आप लोगों ने इसको आप एक ट्रिक से याद कर लीजिए, 1526 में पानीपत, 1527 में चंदेरी, 1528 में 1528 में घाघरा, 1529 में और 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। सॉरी, इसने जो है पहली लड़ाई 1526 में पानीपत का लड़ा, 1527 में खानवा का लड़ा, फिर चंदेरी का लड़ा, फिर घाघरा का लड़ा, और फिर इसकी मृत्यु हो गई। यानी ये अपने जीवन में लगातार युद्ध ही करता रहा। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाबर 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चांद देखा, 1529 में घर गया यानी घाघरा की लड़ाई, 28 यानी चांद देखा यानी चंदेरी की लड़ाई, और 1530 में मर गया। 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में घर गया, चांद देखा, 1529 में घर गया और 1530 में मर गया। ठीक। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो हम सभी को पता है लॉर्ड कर्जन जो था, इसने 1905 में बंगाल का विभाजन करने की घोषणा की। घोषणा कब की? 20 जुलाई को। और बंगाल विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर को। ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये INM इंडियन नेशनल मूवमेंट से दोनों क्वेश्चन है। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के? बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति को बिहार से इन्होंने ही लीड किया। ना सिर्फ बिहार, ये उत्तर प्रदेश, लखनऊ वगैरह में भी अपना जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले किए थे। ठीक है। 26 अप्रैल 1858 की गोली लगने से, ऐसा कहा जाता ना कि इनके हाथ में गोली लग गई थी, फिर भी ये लड़ते रहे और अपने एक हाथ को काट के नदी में प्रवाहित करवा दिया था, लेकिन फिर भी उसके इन्फेक्शन के कारण 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयोगी है?
कौन सी है? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोब पर हम जो है महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शा सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भूगोल शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो भ्रमण विधि है। आप कहीं पर जाइए, पर्वतों पर जाइए, पठारों पर जाइए, मैदानों को देखिए, नदियों को देखिए, आप जो चीज़ देख लेते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार फीड हो जाता है। सबसे उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है। इसके अलावा आप मैप के माध्यम से भी ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सब आपके पेडागोजी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, अक्षरमाला के वर्णों द्वारा या थीमेटिक चित्रों द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी, रूढ़ चिन्हों से। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। मानचित्रों की एक सर्वव्यापी भाषा होती है जिसे रूढ़ चिन्ह द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। रूढ़ चिन्ह क्या होता है? रूढ़ चिन्ह द्वारा जैसे कोई जगह का मानचित्र बन रहा है तो दर्शा दिया गया है, यहाँ पे भवन है, यहाँ पे सड़कें गई हुई हैं, यहाँ पे पुल का निर्माण हुआ है, यहाँ पे वृक्ष बने हुए हैं। तो ये एक मतलब जो है निशान के द्वारा बनाया जाता है, इसी को रूढ़ चित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? तो हिमनद के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा यू आकार की घाटी बनती है। वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए वी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राजधानी से कैपिटल करेंसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। यहाँ का सर्वाधिक प्राचीन एवं बृहद शहर जो है वो कौन सी है? सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की खोज सर्वप्रथम 1970 में जेम्स कुक के द्वारा किया गया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोन्जिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोन्जिस कहा जाता है। एसएसटी के 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 18 नवंबर 2018 का जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।